हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री में विदेश में भारतीय उद्यमी के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। जब हम विश्व के बाजार में जाएंगे तो उसके लिए हमको खाद्य पदार्थों की आवश्यकता और फसलें उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता। इस तरह से यानी विदेश में भारतीय उद्यमी यहाँ से देशी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। जो देशी साहूकार और जो महाजन होते हैं वो देखने में आते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी, श्रॉफ और नट्टू कोट्टोई चेट्टियारों के बारे में सुना है? वे उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया से निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। यानी एशिया से कैसे निर्यात किया जाना, इसके लिए वो यानी व्यापारियों को कर्ज दिया करते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। उस पद्धति के माध्यम से यानी पैसा पहुंचाते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय निवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। जो बंदरगाह हुआ करते थे 1860 के दशक में यानी उन्होंने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए थे बंदरगाहों पर। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थीं। यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होने लगी। इस तरह से धीरे धीरे सैलानियों की वृद्धि हुई जो आरामदेह और सुरक्षित जलपोत हुआ करते थे। तो इस तरह से यानी विदेश में भारतीय उद्यमी इस तरह से आगे निकला। अब आगे है भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारतीय व्यापार क्या है? भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। जो हमारे यहाँ पर महीन कपास हुआ करती थी उसका यूरोप के देशों में यानी निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए, यानी वहाँ पर आयात नहीं किया जाना चाहिए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। जो हमारे लोकल के उद्योग हैं यानी उनकी रक्षा की जानी चाहिए। हमारे देश के हिसाब से ये सही है। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए कि जो भी यानी यहाँ पर कपड़ा आएगा उस पर सीमा शुल्क लगा दिया जाएगा। वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाज़ार ढूंढने लगे थे। तो ये यानी समस्या हो गई तो उनके लिए भी बाज़ार ढूंढने की आवश्यकता थी। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाज़ारों में बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारा माल आता था, बहुत सारे कपड़े आते थे, उनमें प्रतिस्पर्धा की जानी थी, तो उनका सामना करना पड़ा भारतीय कपड़ा उद्योग को। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास
निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था। जो इसका निर्यात किया जाता था वो 30% निर्यात था। 1815 में घट करके ये 15% रह गया। 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% ही रह गया था। तो फिर भारत में किन चीज़ों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर के 35% हो गया। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही था। पिछली कक्षा में आपको ये पढ़ाया जा चुका है कैसे नील का निर्यात किया जाता रहा। 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा भी सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाज़ारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ सी आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन को भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फ़ायदा रहता था। ये व्यापार अधिशेष ये कहलाता है। इससे ब्रिटेन को अधिक फ़ायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद लेते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस, जिसे देसी खर्चे कहा जाता है, का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटानी अफसरों की पेंशन इसमें शामिल थी। तो इस तरह से हमारी यहाँ की ये व्यापार नीति है। अब इसके आगे दिया गया है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। जो हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इन विश्व युद्धों के बीच यानी हमारी क्या अर्थव्यवस्था रही है हमारे देश की। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लड़ा गया तो वही उसके यानी वहीं पर उसका असर होगा, ऐसा नहीं है। उसका असर यानी संपूर्ण दुनिया में महसूस किया गया। इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उभरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लगा, यानी लगभग 30 साल से अधिक समय इसमें लगा। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराहने लगी। अब दिया गया युद्धकालीन रूपांतरण, यानी युद्धकालीन रूपांतरण। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पहला विश्व युद्ध 2 क़ौमों के बीच लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियाँ यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध लड़ा शुरू हुआ था उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, यानी दिसंबर तक। पर यह युद्ध
तो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्त नाबूद करने के लिए अपने पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठी हो चुकी थी। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर में असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भर करके युद्ध के मोर्चे पर ले जाया जाना था। इस युद्ध ने मौत और विनाश को की जैसी विभीषिका रची थी, उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2 करोड़ घायल भी हुए थे। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनज़र पूरे के पूरे समाजों को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। जो सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतें थीं उनके बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारें या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। तो इस तरह से ये युद्ध के बारे में दिया गया है। अब इसके आगे अगले वीडियो में आपको युद्धोत्तर सुधार क्या हुआ इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा आपसे। आज की वीडियो में इतना ही। ओके।